तो कल के क्लास में हम लोग सीखे थे विमीय सूत्र, ठीक है, जो क्या था, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के घातों से प्रदर्शित करना हमारा कहलाता है विमा, ठीक है। आज के क्लास में हम देखेंगे विमीय समीकरण, और विमीय समीकरण का उपयोग करके हम देखेंगे कि जो भी भौतिक राशियों के व्यंजक होते हैं उसकी शुद्धता की जांच करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से और उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले विमीय समीकरण होता क्या है, तो नोट करेंगे इसको कि वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के घात द्वारा प्रदर्शित करे, ठीक है। वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के घात द्वारा प्रदर्शित करे विमीय समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं वेग का देखूं तो v इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा m0l t-1, है ना। ऐसे ही अगर त्वरण का ज्ञात करें तो ये हो जाएगा m0l t-2। इसी तरह से हम लोग कार्य का, बल का इस तरह से जब दिखाओगे तो ये कहलाएगा विमीय समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, इसमें टाइटल आता है जो 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नोट करेंगे। इसमें तो आगे डिटेल में इसको समझेंगे, तो थोड़ा सा अभी इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको देखें। विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। अब समांगता मतलब क्या है कि कोई भी समीकरण अगर दिया हुआ है विमीय समीकरण, तो उस विमीय समीकरण के बायां पक्ष में जो भी विमा दिया हुआ है वही आपके दाएं पक्ष में भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि v इज इक्वल टू, समीकरण है वेग का u प्लस at, गति का पहला समीकरण। तो इसमें आप देखोगे कि वेग का जो डायमेंशन है m0l t-1 है, बराबर इस साइड ये प्रारंभिक वेग है तो m0l t-1 इसका भी होगा, प्लस a मतलब त्वरण है तो m0l t-2 और यहाँ पे हो जाएगा t का m0l 0t, ओके। तो लेफ्ट साइड का राइट साइड का विमा हम लोग देखें और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो m0l t-1, यहाँ पे t-2 में इसके 1 को अगर मैं माइनस कर दूं लाके तो ये बन रहा है कितना, m0l t-1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें लेफ्ट साइड में विमा आ रहा है ना, वही विमाएं राइट साइड में भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बीच में प्लस और माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो विमा है ये दोनों इसके इक्वल होना चाहिए। उसी को ही हम बोलते हैं, इस सिद्धांत को ही, कि कोई भी विमीय समीकरण है तो उस समीकरण के बाएं पक्ष में जो विमा होगा वही विमा दाएं पक्ष में भी होगा, जिसको बोलते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन है वही डायमेंशन राइट साइड में आना चाहिए, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके। तो इसका सूत्र डेफिनेशन लिखें अगर परिभाषा, तो कैसा लिखोगे, तो नोट करेंगे किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान होती है। किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं, लेफ्ट साइड के विमा और राइट साइड की विमाएं सदैव समान होती है। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, अभी त्रैमासिक एग्जाम वगैरह होगा उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। इस सिद्धांत का उपयोग हम लोग 3 तरीके से करेंगे। पहला है विमीय विधि से किसी समीकरण की शुद्धता की जाँच करना, दूसरा विमीय विधि से भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना, ठीक है, स्थापना करना। तीसरा है विमीय विधि से किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। तो 3 इसके उपयोग हो जाते हैं, जिसमें से पहला उपयोग देखें, और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको अभी एग्जाम में जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। तो देखें जरा, पहला क्वेश्चन में क्या है, हम चेक करेंगे कि विमीय विधि से शुद्धता की जांच, जिसके लिए एक क्वेश्चन लिखोगे कि समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी, समीकरण t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी की शुद्धता की जांच कीजिए। जहां t क्या है हमारा, तो t यहाँ पे है आवर्तकाल, ठीक है। l क्या है, तो प्रभावकारी लंबाई, और g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जानें। ये है क्या, किसी सरल लोलक का समीकरण है। ठीक है, सरल लोलक क्या होता है कि एक पतले से रस्सी में जिसका द्रव्यमान ना के बराबर हो, जब आप कोई भी द्रव्यमान किसी गोलाकार वस्तु को बांध देते हैं, ठीक है, किसी पतले से रस्सी से कोई गोलाकार वस्तु को बांध देते हैं, तो ये जो मैकेनिज्म बनता है इसी को हम बोलते हैं सरल लोलक। अब इसमें प्रभावकारी लंबाई, तो इसकी लंबाई हमेशा ना आप केंद्र से नापते हो, यहाँ से यहाँ, तो यही आज का प्रभावकारी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्तकाल। कहने का मतलब क्या है, अगर इस गोले को मैं यहाँ तक ला के विस्थापित करके छोड़ूं, तो छोड़ने के बाद ये वापस इधर आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ आएगा। तो यहाँ वापस आने में, वापस जब ये आएगा तो एक पूरा चक्र ये पूरा कर रहा है, जिसको हम एक दोलन बोलते हैं। ठीक है, यही यहाँ से आप छोड़े, इधर गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, ये एक दोलन कहलाएगा। और एक दोलन करने के लिए जितना भी समय ले रहा है उस समय को ही आप बोलोगे क्या, आवर्तकाल। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब भी किसी भी वस्तु को आप ऐसे ऊपर से नीचे गिराते हो तो देखोगे अभी इसका वेग शून्य है, और जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे बहुत ही ज़्यादा वेग से गिरने लगेगा। और सबसे ज़्यादा अधिकतम वेग कहाँ पे होगा इसका, तो जब ये जमीन पे जाके जस्ट टकराएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक इसका वेग जो है बढ़ते ही चला जा रहा है, और वही वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, तो त्वरण कहलाएगा। ठीक है, और ये जो वेग में परिवर्तन है ये कर कौन रहा है, तो क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से हो रहा है, इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं। इतनी चीजें समझ में आया। देखो अब आगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तो सबसे पहले जो भी आपको सूत्र दिया रहता है, जैसे प्रश्न में आपको दे रखा है 2π√L/g, तो जैसे प्रश्न में आपको दे रखा है ये सूत्र, उसी को पहले लिख देंगे कि दिया है कि करके दिया है कि t बराबर है 2π√L/g। ठीक है, अब आगे एक बार जहाँ से छोड़े हो वापस यहाँ जाए और यहाँ से फिर वापस यहाँ आए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक दोलन। और एक दोलन करने में जो समय लगेगा उस समय को ही क्या बोलेंगे हम, आवर्तकाल। है समझ में, तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, एक दोलन करने में जो समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है। तो जब आप किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, ऐसे फेंको, या नॉर्मल आप ऐसे चलते हो, तो जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन करते हो ना, वही क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं भी जाते हो तो एक ही स्पीड से जाते हो, आपका जो स्पीड है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो वेग में जो भी परिवर्तन होगा, वेग या चाल एक ही बात है फिलहाल के लिए, तो वेग या चाल में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो अब ये गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है जैसे मैं यहाँ से मान लो इसको गिराऊं, अभी इसका वेग कितना है, 0 है, और जैसे ही इसको छोड़ूंगा इसका वेग बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा इसका वेग कहाँ पे रहेगा, नीचे। जब ये जमीन से ऐसे टकराएगा ना, उसी समय सबसे ज़्यादा वेग रहेगा। तो ऊपर से पूरा नीचे तक उसका वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। और क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से बदल रहा है, क्योंकि पृथ्वी खींच रहा है ना उसको, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण के वजह से वेग में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। आया समझ में, तो है तो त्वरण ही, इसलिए इसका भी विमा सेम होगा जैसे नॉर्मल त्वरण का होता है। यहाँ तक आया समझ में, आगे देखते हैं। अब इसी में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। अच्छा, इसको ना समीकरण 1 दे देना, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है। तो अतः लेफ्ट हैंड साइड में विमा रख के देखो कितना आएगा, m0 L0 t आ रहा है। यही हमारा राइट हैंड साइड का भी विमा आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में रखें, देखो जरा, तथा बायां पक्ष दायां पक्ष लिखते हो आप लोग, तो ध्यान रखो जब राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ विमा से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, ये रूट में L का क्या लिखूंगा, m0 L t0, और बाई G का m0 L t-2। ठीक, यहाँ तक आया समझ में। आगे किसी चीज में रूट लगा है, रूट का मतलब ही होता है क्या, हाफ पावर। तो ये हो जाएगा m0 L t0 बाई m0 L t-2, पूरे का पावर क्या कर देंगे, हाफ, पावर हाफ होता है। ठीक है, इसका मतलब। और आगे देखो, अब ये हाफ पावर ऊपर के लिए भी है और तो दोनों को दे दो, तो 0 में तो इंटू करोगे, ध्यान रखना,
ये जो भी है ना इधर के पावर के साथ इंटू होगा, ठीक है। तो 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, l का पावर 1 है तो 1 से इंटू करेंगे तो l पावर हाफ ही मिलेगा, t पावर 0 भाई। यहाँ देखें m पावर 0, l पावर हाफ और t पावर -2 इंटू 1/2 ऐसे लिखोगे। जितना भी पावर है उससे गुणा कर देना है। एक क्वेश्चन बना लिए, विमा आपको याद होना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने रहते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से ये और ये कट के कितना हो जाएगा 0, इधर 2 2 कट के कितना बनेगा, तो ऊपर में क्या बचा फिर m l0 t0, नीचे क्या बचा m0 l0 t पावर -1 बचा। समझ आया। अब ये -1 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 0 में प्लस करोगे तो +1 ही रहेगा वो, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको m0 l0 और ये -1 ऊपर जाके क्या बन गया +1, और बाकी ये 0 0 को बस दिखाने के लिए लिखे हैं, इसको रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आया नहीं? हाँ, ये 0 से दिखा दिए, इसका 0 0 है इसलिए 0 से दिखा दिए, ये 0 का कोई मतलब था नहीं, बस रखे थे ऐसे ही, और ये -1 ऊपर गया तो +1 हो गया, ठीक। अच्छा, इसको आप चाहो तो जिसको ना समझ में आए वो ऐसा भी कर सकता है। देखो m पावर 0 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 0 - 0, ठीक। एक्चुअल में इस तरह से सॉल्व हुआ है, 0 - 0 t पावर 0 ऊपर आया वो +1 हो गया, ऐसे हुआ है एक्चुअल में, ठीक। समझ आया। ये माइनस था इसलिए वहाँ प्लस हुआ है, अगर ये प्लस होता तो वहाँ माइनस रखते, ठीक। और 0 - 0 0 होगा, 0 - 0 0, 0 + 1 1। आया समझ में। अब ये +1 को आप लिखो ना लिखो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का जो जो विमा है वही तो राइट हैंड साइड का भी है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, तो अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है, ऐसा लिख देना, ठीक। बस इतना तक लिखना है। विमीय रूप से शुद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी टेस्ट होगा या त्रैमासिक एग्जाम होगा उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है, चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ो। आसान था। नेक्स्ट लिखो समीकरण S बराबर ut प्लस हाफ at² की शुद्धता की जांच कीजिए। की शुद्धता की जांच कीजिए, ठीक। तो बनाना सेम है, पहले सबका अलग अलग विमा सूत्र लिखो, फिर लेफ्ट इक्वल टू राइट करो। चलो तो कोशिश करो खुद से। उत्तर में लिखना दिया है कि पहले तो समीकरण को लिख लेना, S बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक। चूंकि दिए गए भौतिक राशियों की विमाएं, S क्या है यहाँ पे विस्थापन है, S बराबर तो विस्थापन है तो बस उसमें क्या होगा L, ठीक। वैसे प्रश्न में पूरा लिखा रहता है, मैं लिखा नहीं हूँ कि S विस्थापन है, U प्रारंभिक वेग है, T त्वरण है और T समय है, ऐसा लिखा रहेगा आप लोग को प्रश्न में। नहीं मैम डायरेक्ट लिखी, वैसे लिखना चाहिए कौन क्या है। इस तरह से है। तो सबकी विमाएं अगर आपको याद है बड़े आसानी से कर जाओगे।
दो क्वेश्चन बना रहे हैं, यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देंगे तो इन केस अगर थोड़ा ज़्यादा इनोवेटिव होकर कोई और क्वेश्चन भी दे दिए तो भी समस्या नहीं है। लेफ्ट इक्वल टू क्या करना है, राइट, ज़्यादा समय दिक्कत का काम ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारा, ml, ऐसा हो जाएगा क्योंकि दूरी है। और राइट हैंड साइड का निकाले तो u का क्या हो जाएगा, m0l t-1 और t का m0l t, क्या t है ना, तो t+1। देखो वो जो हाफ है नंबर को भूल जाना, नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर a का क्या है, m0l t-2, फिर m0l t का वर्ग कर देना, जिसमें जो पावर है वो पावर डाल देना। एक है, अरे लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें सब में 1 है, अब उसको लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। 1 को जनरली नहीं लिखते हैं। आगे देखें, ये दोनों में देखो तो सॉल्व करो, ये दोनों इनटू में है ना, मतलब पावर को ऐड करना, गुणा में है तो पावर जुड़ेगा। चलो जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, 0 + 0, 1 + 0, -1 + 1 और प्लस, इसमें 0 + 0, 1 + 0 t⁻²। और ये ध्यान देना, तो ये 2 को इधर इंटू कर दूंगा तो +2 बन जाएगा, डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। वैसे तो ये पावर को सबको देना था, तो ये दोनों तो 0 है, बाकी मिलेगा सिर्फ किसको, t को, तो इसलिए t+2 कर दिए। आगे इसको सॉल्व करें तो m0 l1 मिल रहा है और ये कट के कितना, t0। वैसे यहाँ देखो m0 l और वो कट के कितना, t0। बस इतने तक सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का विमा देखो m0l t0 है, राइट हैंड साइड का विमा देखो m0l t0, बीच में प्लस करके ये भी उतना ही है, तो सेम होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, जितना ये है उतना ही ये हो, उतना ही ये हो, तो विमीय रूप से ये भी क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से शुद्ध है। बस इतना आसान है ये, ठीक है। तो देखें, विमीय विधि से सूत्र की व्युत्पत्ति करना, दूसरा इसका उपयोग देखते हैं, ठीक है, विमीय विश्लेषण का। इसमें भी वो 2π√L/g वही वाला क्वेश्चन है, इसका भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का इसमें बड़े नंबर में वो जो निकाले थे, छोटा वाला जो था ना, लंबा जो जाता था, क्या क्या नाम था उसका, त्रुटि में आपेक्षिक त्रुटि, हाँ उसको अच्छे से कर लेना, बड़े नंबर में वही है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, कोई प्रश्न लिखो। वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। सूत्र हमको व्युत्पन्न करना है या स्थापित करना है, तो उसके लिए ध्यान देना, उसमें क्या क्या भौतिक राशि दिया है, पढ़ो ध्यान से। ध्यान, हाँ 3 चीजें दिया है। तो सबसे पहले सूत्र स्थापना वाले क्वेश्चंस में आप ये चेक करो कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। तो क्या क्या है, वेग है और प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका भी हम लोग विमीय सूत्र निकाले थे, और घनत्व है। अब देखो ध्यान देना, जो जो भौतिक राशि दिया है उसमें से किसका हमको सूत्र निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग v से दिखाते हैं, इसको हम लोग e से दिखाते हैं, और इसको रो या d से दिखाते हैं। अभी d से दिखा दिया है, या फिर रो से भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो किसका हमको सूत्र चाहिए, वेग का। हाँ, तो वेग को हम लोग जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो वेग जिसका सूत्र चाहिए उसको लेफ्ट में ले लेना, बाकी सबको राइट में, ठीक है। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्यूशन करोगे तो लिखना, माना v का मुझे सूत्र चाहिए, समानुपाती लिख देना, इसका पावर a और इसका पावर b। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, e और d को आगे पीछे करोगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद
जहाँ लिख देंगे ए व बी क्या है, विमाएँ हैं। ए व बी ई क्रमशः ई व डी की विमाएँ हैं। ठीक है, विमाएँ या फिर क्या बोलेंगे उसी को, पावर को ही, है ना। या इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट करो। यहीं से दिस इम्प्लाइज करके इसको हटाओगे ना तो समानुपाती जब भी हटाते हो तो कुछ ना कुछ नियतांक लगाना पड़ता है, जो लगा देंगे के और ई पावर ए कर देना और डी पावर बी, इसको दे देना समीकरण नंबर पहला। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, चाहे जिसका भी निकालना हो, जिसका सूत्र निकालना है वो लेफ्ट में रहेगा, बाकी सारी चीजें राइट में। अभी 2 ठो है तो ए बी रखे, कुछ और रहता तो उसका पावर सी कर देते। ठीक है, ए बी सी पावर डाल देना। अब विमाएँ का चेक करें, चूंकि भौतिक राशियों की विमाएँ क्या क्या, वेग का विमा क्या होता है, तो m0l t-1। प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होगा भाई, प्रतिबल में विकृति ml -1 t-2 ml -1 t-2 किसकी तरह है ये, दाब की तरह। और नेक्स्ट क्या आ गया, घनत्व। घनत्व क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान रहेगा आयतन का L-3 और T पर 0। आयतन का लंबाई का क्यूब होता है। तो ये हमको याद रहना चाहिए। विमा याद है तो जितना लिखे हो ना उतनी विमाओं को अगर याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन दे बड़े आसानी से आप लोग बना लोगे। ठीक, अब क्या करें, तो वहाँ पे रखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो अतः समीकरण 1 से ये उसमें मान रखने पर भी का मान रखो कितना, m0l t-1 के को रहने देना और m0l-1 t-2 का पावर a ml-3 t पावर 0 का पावर b। ठीक है, अब ये पावर को अंदर इंटू कर दो तो k ये बन जाएगा m पावर a l पावर -a t पावर -2a। ठीक है, पावर को अंदर ले आना, फिर m पावर b l पावर -3b t पावर 0। अब दोनों गुणा में है, पावर को जोड़ दो तो k को तो रहने देना। तो देखो m पावर ये इसके पास है और इसके पास b है, तो गुणा में है तो इसलिए जुड़ेगा, तो m पावर लिख देना a प्लस b। l का पावर -a है और -3b। ठीक है, t का पावर -2a है और प्लस 0 है। इसको और सॉल्व कर लो, तो m पावर a प्लस b, l पावर -a -3b और t पावर -2a मिला। ठीक, और राइट साइड क्या आया है, m0l t-1। अब कुछ नहीं, दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना कर देना। दोनों पक्षों के घातांकों की तुलना करने पर तो क्या है, देखो m का पावर इधर 0 और इधर क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर सीधा क्या मिल गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ देखो l का पावर -a -3b है। ठीक है, तो -a -3b इक्वल इधर कितना है 1। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसको चेक करो तो -2a इक्वल टू क्या है -1। तो यहीं से ना a का मान निकालो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और a का मान क्या मिला 1/2। समझ रहे हो, इस मान को यहाँ रख दो तो किसका मान आएगा, b का। ठीक है, डॉली समझ आ रहा है, तो रखो यहाँ पे। तो समीकरण 2 से लिख लेना, हाँ, तो हाफ ऑफ प्लस b इक्वल टू 0, हाफ प्लस b, ये इधर चला जाएगा तो b का वैल्यू -हाफ आ गया। और कुछ सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, a और b का ही तो मान चाहिए था, तो इसका कुछ भी यूज हमको करना नहीं पड़ेगा। आया समझ में, क्योंकि बेटा यहाँ पे -2a है, इसका मान क्या है, बस -2a इक्वल -1, सीधा। a प्लस बी है m का पावर, इधर m का पावर कितना, तो भाई a प्लस बी बराबर -a -3b l का पावर है, यहाँ l का पावर, तो इसलिए 1 रख दिए। -2a -1, तो ये दोनों बराबर।
माइनस माइनस करके प्लस हो गया, 2 इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो गया, भाग। समझ में आया? हाँ, उसके बाद इसी मान को यहाँ रखें तो ये एक की जगह रख दिया, कितना, 1/2, प्लस में है तो इधर आके खत्म। समझ आया? तो क्या है, कितने घात चाहिए था, सिर्फ ए और बी ही तो चाहिए था, तो दोनों मिल गया ना, और एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है। इन दोनों पावर को ले जाके समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 से v बराबर के रखना, तो e का पावर कितना हो गया भाई, 1/2, 1/2, और d का पावर -1/2 आया है। ठीक, और किसी के पावर में माइनस होता है मतलब वो डिवाइड में आ जाएगा। अभी नीचे रहता है तो ऊपर ले जाते हैं प्लस करने, और ऊपर में है तो नीचे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा, के को रहने देना, e का पावर 1/2, और ये माइनस में है नीचे आ जाएगा तो d का पावर भी, हाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, e/d पूरे का पावर 1/2। ठीक, और पूरे का पावर 1/2 मतलब ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट e/d। यही आपके वेग के लिए व्यंजक है। कितना आसान है, देखो समझ में आया? जी सर। हाँ, क्या करना है हमको, सिर्फ ए और बी के मान निकालने रहते हैं, और कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही घातांकों की तुलना करेंगे। समझ आया? तो कोई भी क्वेश्चन दे, आपको लेफ्ट साइड में उसको रखना है जिसका मान निकालोगे, बाकी राइट साइड में वो सबको रखना, ए पावर बी पावर करके, जिन जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिया है। क्लियर है? नोट करो। चलो, तो ये आपके 3 नंबर में आ सकता है। दिख तो रहा है। सर इसे बायो को देता हूँ ना, बायो का क्या, इसमें वही वीडियो, बायो का क्या? वीडियो। हम्म, हाँ? हम्म।